जय हिंद। शुरू करते हैं क्लास। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं 29 नंबर टेस्ट। और उम्मीद है कि इस टेस्ट में आप फिर 29 सही करना है ना। 29 के 29 का 20 सेट नंबर 29 है। क्वेश्चन आपको 20 के 20 सही करने है ना। क्वेश्चन आपको 20 के 20 सही करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारा क्या आता है? पैसेज आता है। पैसेज को छेड़ना नहीं, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं। पैसेज को छेड़ना नहीं, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं। इसी फिलॉसफी पे काम करना है। देखो भाई, why is history such an important subject to study? हिस्ट्री क्यों है जरूरी पढ़ना? History plays a crucial role when it comes to making comparisons. History helps us preserve humans. History helps to understand our current generation. History can prevent diseases. अब ये तो बिल्कुल बेकार है। प्रिजर्व ह्यूमंस, हिंसे बचाना सिखाता है, ये भी उतना। हिस्ट्री प्लेज अ क्रूशियल रोल व्हेन इट कम्स फॉर मेकिंग कंपैरिजन। सबसे बात क्या है? हिस्ट्री प्लेज अंडरस्टैंड अवर करंट जनरेशन। सबसे बेहतर मुझे लग रहा है ये थ्री। सबसे कि अपने अभी के जनरेशन को अगर आपको समझना है तो आपको हिस्ट्री समझ में रखना होगा। अपने इतिहास को अगर आप ठीक समझेंगे तो आप अपने प्रेजेंट को भी समझ सकते हैं। अगर हम सारे लोग क्या होते हैं, चूंकि आप जैसे हम लोग अपने हिस्ट्री को याद रखे हुए, अपने स्टूडेंट लाइफ को पूरी तरह से याद रखे हुए हैं और याद रखते हैं हमेशा के स्टूडेंट लाइफ में हम लोग क्या सोचते थे, क्या करते थे, कैसे करते थे, तो इसलिए हमें कभी स्टूडेंट्स किसी बात से कभी प्रॉब्लम नहीं होती कि हमें पता याद आ जाता है वो दिन जब उनकी बातें सुनते हैं तो। लेकिन जो भूल जाते हैं और सिर्फ ये आता है आज तो मैं टीचर हूँ, आज तो मैं बाप हूँ, आज तो मैं ये हूँ, आज तो मैं वो हूँ, और 20 साल पहले क्या थे वो भूल गए। वो छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे। तो मेरे हिसाब से थर्ड होना चाहिए। वैसे पैराग्राफ में भी एक बार चेक करेंगे। हाउ इज हिस्ट्री बेनिफिशियल टू द करंट जनरेशन? करंट जनरेशन के लिए कैसे बेनिफिशियल है देखो, इससे भी पता चल जा रहा है। It helps them to know about world wars, कि वर्ल्ड वॉर के विषय में जाने तो क्या होना है। It helps them to know where they come from, कहाँ से वो आए। It helps them to know the mistakes of their ancestors, सबसे बेहतर यही होगा। It helps them to create opportunities। अब देखो इसमें दो बहुत क्लोज ऑप्शन दे रखा है, एक तो थर्ड है और एक फोर्थ है। ये दोनों हो सकता है, दोनों। ऊपर वाले दो तो इतने अच्छे नहीं, थर्ड फोर्थ दोनों हो सकता है। अब देखेंगे पैराग्राफ में चल के। वैसे बेहतर तो क्या है, थर्ड ही बेहतर है। पैराग्राफ में देखेंगे क्या होगा। ये बीच में कहाँ से आ गया? व्हाट इज द रोल ऑफ हिस्टोरियंस? क्या उसमें कोई क्वेश्चन था क्या? क्वेश्चन नंबर 3 था क्या? क्वेश्चन नंबर 3 इसमें था क्या? यस, क्वेश्चन नंबर 3 था। हिस्ट्री क्या? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ इवेंट्स। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ क्या? इसमें जाने की जरूरत है, पास्ट। ये तो एक बार में बन गया, हिस्ट्री द इवेंट ऑफ स्टडी ऑफ पास्ट। चलिए, तीन में से दो क्वेश्चन तो बने गया, चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज द रोल ऑफ हिस्टोरियंस? हिस्टोरियंस का रोल क्या है? To help us understand why small things lead to big disaster, to study future disaster, to acknowledge the mistakes of the past, to study wars of different periods. अब what is the role of historian का रोल क्या है? तो सबसे बेहतर इसमें ऑप्शन क्या है? फर्स्ट, कि कैसे छोटी छोटी बातें जो है वो बड़ी चीजों में बदल जाती है। यही हमें हिस्टोरियंस बताता है। हिस्ट्री पढ़ के यही समझता है कि छोटी छोटी बातों से क्या होता है। आप देखिए कितनी छोटी सी घटना घटी थी और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको हो गया था। अगर आपने वर्ल्ड वॉर की स्टडी की होगी, हिस्ट्री वगैरह पढ़ी होगी, तो आपको पता चला होगा वर्ल्ड वॉर में आपने देखा होगा कि छोटी सी घटना कहाँ लेकर चली गई, वर्ल्ड वॉर की तरफ आ गई थी। पोलैंड वॉलैंड में थोड़ा सा हमला हुआ था। तो फर्स्ट जो है सबसे बेहतर, की छोटी छोटी बातें बड़ी डिजास्टर में कैसे बदल जाती। चलिए, चार में से मेरे ख्याल से तो चारों क्वेश्चन बन गया है, सिर्फ एक पे डाउट है। ये तो तीन क्वेश्चन तो कंफर्म है। फिर भी चलते हैं पैराग्राफ में। पैराग्राफ में आते हैं। हिस्ट्री प्लेज अ की रोल इन हेल्पिंग द करंट जनरेशन टू नो वेयर दे केम फ्रॉम। कि सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री क्या करता है, मदद करता है करंट जनरेशन कि वो कहाँ से आए, इसको इसको मत समझने में वो रोल प्ले करे। इसका मतलब तो फिर फिर ये जो क्वेश्चन है, हाउ हिस्ट्री बेनिफिट्स करंट जनरेशन, करंट जनरेशन, फिर तो इसमें तो ये हो गया। Therefore, it helps them to know the mistakes of their mistakes. History beneficial to the current. चलिए, एक दो सेकंड ऑप्शन भी थोड़ा और देखिए, सेकंड ऑप्शन हो सकता है इसके हिसाब से। तो अभी देखते हैं कि और बाद में चेंज भी किया क्या कि plays a role in helping the current generation to where they came from. It also helps understand the transformation that the society has gone through. We all know that change is a constant thing that takes place every now and then. परिवर्तन हमेशा होता रहता है. History plays a crucial role when it comes to
मेकिंग कंपैरिजंस, कि हिस्ट्री बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है जब तुलना करने की बात आती है, कंपैरिजंस। फॉर एग्जांपल्स, हिस्टोरियंस हेल्प टू अंडरस्टैंड व्हाई स्मॉल थिंग्स may लीड टू द बिग डिजास्टर। चौथा क्वेश्चन तो मिल गया यहाँ पे। द बेस्ट एग्जांपल बीइंग द कॉजेज ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर्स, यही अभी मैंने एग्जांपल दिया था बिना पढ़े भी। द करंट जनरेशन टेंड्स टू गेन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर पास्ट कल्चर, की अब पास्ट कल्चर के विषय में जाता, बाय नोइंग योर कल्चर यू आर प्लेस्ड एट अ बेटर पोजिशन टू प्रिजर्विंग इट, कि अब बहुत रास्ते में तो आप इसको बचा सकते हैं। हिस्ट्री इज सच एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल व्हेन इट कम्स शेपिंग आवर सोसाइटी। जब समाज निर्माण की बात आती है तो बहुत अच्छी रोल प्ले। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। We refer to the past when comparing we refer to the past when comparing it with the present times, कि हम पास्ट की तरफ रिफर करते हैं जब प्रेजेंट से इसको कंपेयर करते हैं। डिटेल्स द चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस, और फिर जो चेंज हुआ है उसको हम रिड्यूस करते निकालते हैं। दिस इज द इजीएस्ट वे टू मेक कंपेरिजंस ऑन टाइमली बेसिस, तो टाइमली बेसिस पर कंपेरिजन करने का सबसे आसान तरीका है। तो चलिए, व्हाई हिस्ट्री सच एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टू स्टडी, सच हिस्ट्री को पढ़ना सबसे आसान क्या है, तो इससे पता चलता है, इसमें ये जो फर्स्ट ऑप्शन हम लोग हिस्ट्री हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अवर करंट जनरेशन, इससे ज्यादा बेहतर पैराग्राफ में चल रहा है ये फर्स्ट। हमें लगा था ये थर्ड होना चाहिए, लेकिन जो पैराग्राफ का कंपैरिजन, पूरे पैराग्राफ में हिस्ट्री में कंपैरिजन भर दिया है, तो पूरे पैराग्राफ में जब कंपैरिजन ही भर दिया है तो हम लोग इसे डिफरेंट कर ही नहीं सकते, इसलिए एक बार पैराग्राफ में भी जाना जरूरी होता है। तो फर्स्ट कंपैरिजन हो गया। ओके, पहली बार हम लोग का आंसर गलत हो रहा है, एक बार और गलत हुआ था। हाउ इज हिस्ट्री बेनिफिशियल टू करंट जनरेशन, करंट जनरेशन के लिए कैसे बेनिफिशियल है, तो इसमें जरा दो बातें हैं इसमें। ये तो है ही, इट हेल्प्स देम टू नो द मिस्टेक्स ऑफ देयर एंसेस्टर, ये भी कर रखा है, और हेल्प्स देम टू नो अबाउट, ये इट इज हेल्प टू नो द वेयर दे केम फ्रॉम, दोनों बातें कर रखा है, दोनों बातें किया है इसमें। हाउ इज हिस्ट्री बेनिफिशियल, लाभदायक कैसे होता है, लाभदायक कैसे होता है। History plays a key role in helping the current generation to know where they came from. It also helps us understand the transformation that society has gone through. We will know that change is constant thing that takes place every now and then. History plays a crucial role when it comes to making comparison. For example, okay. यहाँ के बाद तो फिर यंग जनरेशन की बात ही करता ही नहीं है। To gain more information about their past culture नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो फिर यही करना पड़ेगा पैराग्राफ के हिसाब से। इट हेल्प्स देम टू नो वेयर दे केम फ्रॉम, दोनों ऑप्शन बेहतर था, लेकिन पैराग्राफ के हिसाब से इसको छोड़ा भी था हमने, दोनों ठीक था। इट हेल्प टू कम मिस्टेक्स ऑफ देयर इंसेंस, दोनों अच्छा था। तो सेकंड, पैराग्राफ के हिसाब से सेकंड ज्यादा अच्छा। ओके, तीसरे में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत आसान है। फोर्थ, व्हाट इज द रोल ऑफ हिस्टोरियंस, हिस्टोरियल का रोल क्या है, तो अंडरस्टैंड व्हाई स्मॉल थिंग्स, ये तो हम लोग बिना पढ़े बनाया था। तो एक क्वेश्चन जो था हम लोग का, जो क्वेश्चन डाउट में था, पहला क्वेश्चन जो था डाउट में कौन सा था, ये था, इट हेल्प्स देम टू नो वेयर दे केम फ्रॉम, ये था डाउट में, या ये था डाउट में, एक क्वेश्चन डाउट में छोड़ा था हमने। हिस्ट्री हेल्प्स अंडरस्टैंड आवर करंट जनरेशन, एक क्वेश्चन हमने डाउट, मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा कौन सा, कोई या तो दो, जिसमें दो क्वेश्चन छोड़ा था कि दोनों में से कुछ भी हो सकता था, मुझे लगता है ये क्वेश्चन है। इसमें हमने सोचा था कि दो क्वेश्चन में से कोई एक था, ये दोनों हम लोग कर रहे थे कि ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। खैर, इसमें से ये हुआ, कोई बात नहीं। चार में से दो तो तीन तो हमेशा बन जाता है, और हमेशा ये बनता रहेगा, इसलिए किसी भी कंडीशन में, ये भी हमेशा दिमाग में रखना है। एक बार पैराग्राफ को पढ़ना भी है, जब 2 मिनट में पढ़ लीजिए भाग भाग के उससे कोई, लेकिन पढ़ना है, सारे क्वेश्चन बनाने के बाद फटाफट पढ़ना है। बस डिफरेंस इस बात का होता है कि टाइम नहीं लगता। अगर हमें पैराग्राफ, पहले क्वेश्चन हमारा नहीं देखा हुआ, क्वेश्चन को एनालिसिस नहीं किया हुआ, तो पैराग्राफ में हर लाइन को हम समझने की कोशिश करते हैं, हर लाइन को। जब हम हर लाइन को समझने की कोशिश करते हैं तो खामखा देर हो जाती है। तो हर लाइन को समझने की कोशिश, क्वेश्चन पढ़ा रहता तो हर लाइन को पढ़ने की समझ जरूरत नहीं होती है, बस हम जहाँ जहाँ काम की बात होती है वहीं रुकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। Find out where at a part in the sentence the policeman started firing the crowd when the striking workers became violent, कि जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स थे, यानी जो हड़ताल पे थे, जब वो वायलेंट हो गए, हिंसक हो गए, उग्र हो गए, तो पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। क्या गलती नजर आ रही, जरा बताना, क्या गलती नजर आ रही, जरा बताना बताना फटाफट बताना। द पुलिसमैन स्टार्टेड फायरिंग द
crowd when the striking workers became violent? बताओ। तो स्टार्टेड फायरिंग एट द क्राउड, फायरिंग के साथ किसी पर गोली चलाएंगे, किसी पर बंदूक चलाते हैं। तो जिस पर गोली चलाते हैं, इस पर बंदूक चलाते हैं, तो फायरिंग के साथ क्या होना चाहिए? एट द स्ट्राइक, फायरिंग एट, फायरिंग एट। तो क्या गलती होना चाहिए था? बी, प्रीपोजिशन की गलती है। क्या होना चाहिए? फायरिंग एट, फायरिंग एट द क्राउड। किसी पर वैसे भी निशाना साधना, एम लेकर किसी को टारगेट करके गोली चलाना क्या होता है? एट होता है। इस बात को ध्यान रखना, प्रीपोजिशन में भी बता रखा है। नेक्स्ट, इट इज टाइम वी डिड समथिंग टू चेक। ये तो टेंस में पढ़ा रखा था, इसको तो देखते ही बना देना आपको। देखते ही बंदूक की गोली की तरह छूटनी है और बना देना है। इट इज टाइम वी डू समथिंग टू चेक। इट इज टाइम के साथ हमेशा क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट। इट इज टाइम लिखा या इट इज हाई टाइम लिखा, इसके बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट। क्या होगा? वी डिड समथिंग की जगह वी डू के सब क्या? वी डिड समथिंग, वी डिड समथिंग, है ना। इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम के साथ पास्ट इंडेफिनिट, याद आ गया ना। आई एम अफ्रेड बिकॉज आई डिड अ मिस्टेक इन द कैलकुलेशन। आई एम अफ्रेड का इस्तेमाल करते कि मुझे, मैं थोड़ा सा चिंतित हूँ। यानी कि अफ्रेड का मतलब हमेशा डरा हुआ। अंग्रेज अफ्रेड का इस्तेमाल उस वक्त भी करते जब उनको ये दिखाना रहता है कि वो थोड़ा सा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो बनाइए फटाफट फटाफट। आई एम अफ्रेड बिकॉज आई डिड अ मिस्टेक इन द कैलकुलेशन। तो आई डिड अ मिस्टेक, डू अ मिस्टेक से पता करता है मेक अ मिस्टेक या कमिटेड अ मिस्टेक। तो क्या होता है डिड के लिए? मेक, मेक अ मिस्टेक, गलती करना का मेक मिस्टेक, या कमिट अ मिस्टेक। क्या होता है? मेक अ मिस्टेक या कमिट अ मिस्टेक। तो क्या हो जाएगा इससे? या तो मेड अ मिस्टेक या कमिटेड अ मिस्टेक। ये हमेशा ध्यान रखना, मेक अ मिस्टेक गलती करना या कमिट अ मिस्टेक। तो मेड के हिसाब चलेंगे तो मेड अ मिस्टेक या कमिटेड अ मिस्टेक। ठीक है, ये वर्ड के यूज की समस्या थी। चूज द वर्ड अपोजिट द मीनिंग टू द गिवन वर्ड, कि जो वर्ड दिया है इसका अपोजिट चुनना है, अपोजिट। तो चीप, चीप का मतलब क्या है? सस्ता। चीप क्या है? सस्ता। नेटिव क्या है? स्वदेशी। फॉरेन क्या हुआ? विदेशी। वाइज क्या है? सारे तो समझदार। आसान आसान ऑप्शन नहीं लिखता तो भी कम जाता। अब इंडिजिनस वर्ड जो है, वन वर्ड सब्शन में भी कई कई बार पूछा हो, वन वर्ड सब्शन में भी कई बार पूछा है, और स्पेलिंग करेक्शन में भी कई बार पूछा है। मतलब ये बहुत ही क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। वन वर्ड सब्शन के में भी आया हुआ है, स्पेलिंग करेक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और अभी तो एंटोनिम सिनोनिम्स में जो आया है सो आया है। तो ढूंढना क्या हमको? अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या? विपरीत। अपोजिट का मतलब क्या? विपरीत, उल्टा शब्द वाला ढूंढना है। तो इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी। तो स्वदेशी, तो ये तो फिर भी तो क्या हो गया? सिनोनिम्स हो गए। तो स्वदेशी का उल्टा क्या होगा? विदेशी। तो क्या करके आएंगे? फॉरेन। क्या करके आ जाएंगे? फॉरेन। कि स्वदेशी का उल्टा क्या होगा? विदेशी, फॉरेन। नेक्स्ट, ब्लैंडिशमेंट। इसमें जो वर्ड है वो क्या है? ब्लैंडिश। मेन वर्ड है ब्लैंडिश, जो कि क्या है? वर्ब है। ठीक है। रेप्रीमेंड का मतलब क्या होता है? डांटना, ये भी वर्ब है। स्कॉर्न का मतलब होता है ताना मारना, ताना मारना। रिबफ का मतलब होता है डांटना। अब फ्लैटरी का मतलब होता है चाप लूसी। ठीक है, चापलूसी। तो ब्लैंडिशमेंट वर्ब है, इसी का नाउन बनता है ब्लैंडिशमेंट। तब ब्लैंडिश का पहले मीनिंग पता होना चाहिए, तभी तो बात बनेगी। और ढूंढना क्या है? सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब क्या है? सिमिलर, समानार्थी ढूंढना है, एक जैसे मीनिंग वाला ढूंढना, समानार्थी, सिमिलर ढूंढो। तो ब्लैंडिस का मतलब होता है चापलूसी करना, खुशामद करना, बहलाना, फुसलाना, कोक्स, फ्लैटरी। तो क्या हो जाएगा सिनोनिम्स? ए। मीनिंग ही होता है इसका बहलाना, फुसलाना, खुशामद करना, चापलूसी करना, फ्लैटरी। तो फ्लैटरी, ब्लैंडिशमेंट।
फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कि भाई इसमें सही स्पेलिंग किसका है। देखो भाई मुझे तो नहीं पता इसमें सही स्पेलिंग किसका है, बताना तो आप ही को पड़ेगा, बताना तो आप ही को पड़ेगा। इतनी इंग्लिश तो मेरी अच्छी है नहीं कि गजेट का स्पेलिंग मैं बता दूं, भैया मुझे तो बिल्कुल नहीं आता। आप लोग बताओ क्या है भाई। पता चला क्या। गैजेट, मुझे तो ये स्पेलिंग लग रहा है। तो गैजेट का स्पेलिंग क्या होता है, गैजेट में डबल टी होता है, ये तो एल वाला तो वैसे ही खत्म हो गया गैजेट, ये तो गजाटे कुछ है नहीं, तो गैजेट डबल टी, डबल टी गैजेट। वन हु इज डिटर्मिनेंट, इसका लिख लेना, ठीक है। वन हु इज डिटर्मिन्ड टू एक्सट्रैक्ट फुल वेंजियंस, वेंजियंस का मतलब क्या होता है, बदला, ऑफ रॉन्ग्स डन टू हिम, कि जो गलत उसके साथ किया गया उसका पूरा बदला लेने, फुल वेंजियंस, पूरा प्रतिशोध, पूरा प्रतिशोध लेने के लिए जो तैयार हो, फुल बदला, फुल, एकदम साउथ इंडिया की मूवी की तरह। तो क्या होगा ये, वॉलंटियर, वॉलंटियर का मतलब क्या होता है, स्वेच्छाचारी, स्वेच्छा से काम करने वाला। विजनरी मतलब होता है जो भविष्य को देख ले, विजनरी, भविष्य समझने वाला, समझने वाला। वर्सेटाइल मतलब होता है बहुमुखी, बहुमुखी प्रतिभा का जो धनी होता है। विंडिक्टिव, अब ये जाहिर सी बात, विजनरी हुआ नहीं, वॉलंटियर हुआ नहीं, वर्सेटाइल होगा नहीं, तो क्या बचा, विंडिक्टिव, प्रतिशोध लेने वाला। क्या हो जाएगा, प्रतिशोध लेने वाला, विंडिक्टिव। तो क्या हो जाना चाहिए, ए, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। डेड ब्रॉक, डेड ब्रॉक, डेड ब्रॉक, क्या होगा डेड ब्रॉक, ईडीएम है ये, डेड ब्रॉक ईडीएम है, तो जरा बताएं क्या होगा इसका मीनिंग, इस ईडीएम का, डेड ब्रॉक, डेड ब्रॉक। पता चला कुछ तुक्का। डेड ब्रॉक, डेड ब्रॉक, डेड ब्रॉक, मुझे तो ना आता भाई, बिल्कुल ना आता, मुझे ना आता, मुझे ना आता, मुझे ना आता। डेड ब्रॉक, पेनीलेस, बिल्कुल गरीब, एकदम गरीब, बिल्कुल गरीब, एकदम गरीब, ठीक है, बिल्कुल कंप्लीटली पेनीलेस, जो एकदम निर्धन होता है, जिसके पास बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, एकदम निर्धन, बिल्कुल जिसका पास कुछ हो ही ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेड ब्रॉक। क्या कहते हैं, डेड ब्रॉक। I said to my brother, let's go to some hill station for a change.
कि बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए चलो किसी हिल स्टेशन की तरफ चलते हैं। तो ये क्या होगा, क्या होगा ये? तो ये होगा सजेशन होगा, सजेशन ही तो होगा, चलो चलते, सजेस्ट करते लोग, एडवाइस देते हैं, ऑफर रखते हैं। तो आई सजेस्टेड टू माय ब्रदर दैट दे, यहाँ तो अस है और आई, यानी फर्स्ट पर्सन की बात हो रही, तो फर्स्ट पर्सन की बात हो रही, तो ये थर्ड पर्सन कहाँ से आ गया? आई सजेस्टेड टू माय ब्रदर दैट वी शुड, ओके ये हो सकता है लेट अस गो, सब्जेक्ट ही कर, अस तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता, गया, फिर इसमें देम, ये तो तीन ऑब्जेक्ट, ऑप्शन ही खत्म हो गया, इसका मतलब बी। ये पर्सन का ध्यान रखने से ही बन जाता, ठीक है, पर्सन का ध्यान रखना था। तो वैसे भी आप ध्यान रखिए, पर्सन से नहीं देखता तो हम टेंस पे आते, टेंस नहीं होता तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आते। नरेशन चेंज करने में तीन बात को अगर आप चेक करेंगे, पर्सन, टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसी में पता चल जाता है। और चौथा कनेक्टर, कनेक्टर तक आते आने तो पूरी कहानी खत्म होती है। एक बार टेंस चेंज कर लिया कीजिए, एक बार कनेक्टर चेंज कर लिया कीजिए, चेंज ऑफ पर्सन चेंज कीजिए, और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। और वॉइस में सिर्फ टेंस, टेंस और फर्स्ट वर्ड को अगर आपने वॉइस में ठीक से चेंज कर लिया तो 70% क्वेश्चन तो वहीं से बन जाता है। चेंज द पैसिव वॉइस, द मेंबर्स एडहियर टू ऑल द डिसीजंस। अब एडहियर है, एडहियर का मतलब क्या था, एडहियर का प्रीपोजिशन क्या है, टू, ये एडहियर का प्रीपोजिशन भी कई बार पूछ चुका है। एडहियर टू, किसी चीज से जुड़ना, किसी चीज से जुड़ना, जुड़ कर रहना, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो देखते हैं कि इसमें शुड कहां से आ गया भाई, ये देखो मॉडल से चेंज कर दिया, लेकिन इसमें तो गड़बड़ लग रहा है मुझे। ऑल शुड एडहियर टू द डिसीजंस ऑफ द मेंबर्स, इसमें तो जो बनना चाहिए था ये तो बन ही नहीं रहा है। इसका मतलब इसको ऑप्शन से बना पा, आप देखो इसमें बदमाशी कर रहा है ये जो है, जानबूझ कर ऐसा गेम खेला है। क्यों गेम खेला है ऐसा, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको बनना चाहिए, लेकिन एक भी ऑप्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं दिया, दिया ही नहीं। तो जब ऑप्शन जो होना चाहिए वो है ही नहीं, इस क्वेश्चन को भी समझो, जब ऑप्शन जो होना चाहिए रूल के हिसाब से वो है ही नहीं, तब क्या करें? जैसे इसमें अब रूल के हिसाब से जो है वो नहीं होना, ही जो होना चाहिए वो है ही नहीं, तब क्या करते हैं? तब हम ये देखते हैं कि सेंटेंस का मीनिंग अप्रोप्रिएट किस में आ रहा है, कि जो, क्योंकि मीनिंग चेंज, क्योंकि ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन है, मैंने कई बार बताया कि नरेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, वॉइस है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या, कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल जाए लेकिन उसका मीनिंग चेंज ना हो, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल जाए लेकिन उसका मीनिंग चेंज ना हो, यही है ना ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है सेंटेंस का मीनिंग तो बदल, ये स्ट्रक्चर तो बदल जाए लेकिन उसका मीनिंग चेंज ना हो। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही होता है कि आप स्ट्रक्चर बदल दीजिए, जैसा बदलना चाहते हैं सेंटेंस का वैसा स्ट्रक्चर बदल दीजिए, कोई मना नहीं कर रहा है, मीनिंग नहीं बदले, मीनिंग नहीं बदले। मीनिंग तो इसका मीनिंग देखते हैं सेम किस में है, ऑल द डिसीजन एडहियर टू द, ये तो सेंटेंस ही गलत है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है इसमें, क्योंकि इसमें क्या कहना चाह रहा है वो पता है कि ऑल द डिसीजन एडहियर, डिसीजन को ही सब्जेक्ट बना दिया। डिसीजन अगर सब्जेक्ट हो, डिसीजन क्या चिपकेगा, क्या डिसीजन के साथ लोग चिपकेंगे, तो डिसीजन सब्जेक्ट हो नहीं सकता है। अब कि ऑल द डिसीजन शुड बी एडहियर टू बाय ऑल द मेंबर्स, ऑल द डिसीजन की हर जितने भी डिसीजन है शुड बी एडहियर टू, उनको माना जाया जाना चाहिए। शुड लिख दिया तो माना जाया जाना चाहिए। अब तो शुड इसमें भी है, शुड इसमें भी है, और ऑल शुड बी, ऑल शुड एडहियर। यह तो क्या है, पैसिव वॉइस बना ही नहीं। क्यों नहीं बना पैसिव वॉइस, कि यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, डिसीजन है, ऑल द डिसीजंस। ये ऑल द डिसीजंस क्या है, ये तो ऐसे बना दिया जैसे कि ऑल जो है वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ तो ऑल टू, सभी व्यक्ति तो ऑब्जेक्ट है नहीं, यहाँ तो डिसीजन ऑब्जेक्ट, ऑल द, जितने भी डिसीजन लिए गए वो, तो ऑल यहाँ डिसीजंस के लिए आता, ऑल द डिसीजंस हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है। ये डिसीजन ऑब्जेक्ट है जिसको सब्जेक्ट बनाना है, और इसका एडजेक्टिव ऑल है। ऑल अलग से कोई यहाँ प्रोनाउन नहीं कि ऑल का मतलब सभी लोगों को डिसीजन से, ऐसा नहीं कह रहा है, कह रहा है कि जितने डिसीजन है उसको मानना है, ठीक है। तो ऑल द डिसीजन, यानी सब्जेक्ट तो कोई, यही इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑल द डिसीजन शुड बी एडहियर और टू और बाय, लोग तो इसी से डर जाते हैं, जबकि मैंने रूल में, नरेशन में, वॉइस में बता रखा है कि पहले से अगर कोई प्रीपोजिशन है तो उस प्रीपोजिशन को हम छोड़ नहीं सकते, वो प्रीपोजिशन तो आता ही है और साथ साथ दूसरा प्रीपोजिशन भी आता है, इसका मतलब सेकेंड होना चाहिए। कि अगर कोई प्रीपोजिशन ऑलरेडी दे रखा है, पहले से कोई प्रीपोजिशन यूज कर रखा है,
तो जो प्रीपोजिशन पहले से यूज कर रखा है उस प्रीपोजिशन को हम लोग छोड़ नहीं सकते, वो प्रीपोजिशन तो रहेगा ही रहेगा, साथ साथ बाई भी आ सकता है। ठीक है। द फिल्म वॉज इंटरेस्टिंग, एडवर्ब में पढ़िएगा तो मैंने पढ़ा रखा है कि मान लिया कुछ ज्यादा खराब होता तो रेदर इंटरेस्टिंग कहेंगे। ठीक है। फेयर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग, फेयरली स्ट्रेटनिंग, क्या? तो याद कीजिए, एडवर्ब में जाके देखिएगा फेयरली और रेदर का यूज बता रखा है, फेयरली और रेदर का। तो बता रखा था क्या कि रेदर का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज पसंद ना आए, अच्छा ना लगे। कब यूज करते हैं? जब पसंद ना आए, अच्छा ना लगे, तो रेदर का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा है लेकिन पसंद नहीं आती, रेदर इंटरेस्टिंग यानी कुछ ज्यादा ही, मतलब आप कहना चाहते हो उतना मजा नहीं है। और फेयरली इंटरेस्टिंग कि एकदम मजेदार था, जितना मजा आना चाहिए तो उतना मजा आया, तो उसमें फेयरली का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? फेयरली। द फिल्म वॉज फेयरली इंटरेस्टिंग। ठीक है, द फिल्म वॉज फेयरली इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन ले। ही प्राइड्स हिमसेल्फ हिज गुड हेल्थ, फील प्राइड। ठीक है, फील प्राइड, ही प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन हिज गुड हेल्थ, इन हिज गुड हेल्थ। तो प्राउड अगर लिखते हैं प्राउड, तो प्राउड का प्रीपोजिशन इन है, लेकिन अगर फील लिखते हैं फील प्राइड, तो प्राइड का प्रीपोजिशन क्या होता है? इन। अब प्राउड का प्रीपोजिशन क्या होता है? प्राउड ऑफ। ठीक है, तो प्राइड वर्ब है। ठीक है, अब प्राउड नाउन की तरह यूज होता है, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो प्राइड का जो प्राइड के साथ जब लिखते हैं तो फिर होता पूरा होता फील प्राइड इन, इसमें तो फील को हटा दिया है, फील प्राइड इन होता है, तो यहाँ फील को हटा रखा है, तो ही प्राइड्स हिमसेल्फ क्या होगा? इन। ये हमेशा याद रखना, फील प्राइड इन और प्राउड ऑफ, क्योंकि ये बार बार पूछता है। प्राउड के साथ आपको ऑफ या ऑन ऑफ के बदले ऑन लगा देगा, कुछ और लगा देगा, और फिर प्राइड के साथ देख रहे हैं क्या कर रहा है। तो ये हमेशा ध्यान ही रखना है, हमेशा याद ही रहना चाहिए। फील प्राइड इन, किसी बात का गर्व होना, किसी बात का गौरव होना। तो किसी बात का गौरव होना अगर हमको कहते हैं तो क्या कहते हैं? फील प्राइड इन, किसी बात का गौरव होना, किसी बात का गौरव होना। फेट स्माइल्ड, ये जो है ना, ये क्वेश्चन पहले भी शायद आया था, तो इसमें एक बात ध्यान रखना है। फेट फेट स्माइल के साथ एट भी आता है, स्माइल के साथ ऑन भी आता है, लेकिन अगर हम डिक्शनरी वगैरह में चेक करते हैं तो स्माइल एट और स्माइल ऑन दोनों का मतलब जैसे किसी को फेवर करना है, किसी को फेवर, तो जैसा लगता है आप जो भी काम करते हैं उसमें सबको आपको फेवर मिलता है, उसमें कुछ एट भी करता है, ऑन भी करता है। ठीक है, तो अगर जैसे ये कह रहा है सेंटेंस का कि फेट स्माइल्ड हिम इन ऑल हिज वेंचर्स, का मतलब क्या है कि जो भी वो कुछ करता था तो फेट उसमें उसका साथ देता था। ठीक है, तो किसी को उसका फेवर करता था, साथ देता था, यही कहने का सेंस है। तो इसमें दोनों चलता है, एट भी चलता है, ऑन भी चलता है, लेकिन ज्यादातर जो बुक है वो सपोर्ट करता है इसमें ऑन को, कि फेट स्माइल्ड ऑन हिम, ऑन, और मतलब लगभग उसको फेवर करता था, उसके हर वेंचर में फेट जो था उसको सपोर्ट करता था, उसको मदद करता था, यानी फेट यानी किस्मत जो था उसका साथ दिया करता था। तो स्माइल ऑन का मतलब हुआ एक तरह से किसी चीज का साथ देना, फेवर करना। ठीक है, एट भी यूज करते हैं कुछ लोग, लेकिन ऑन ज्यादा बेहतर है। ठीक है, नेक्स्ट, हार्डली हैड आर लेफ्ट द हाउस। तो ये तो पता ही, हार्डली के साथ क्या होता है, ये तो कंजंक्शन चैप्टर में कितनी बार पढ़ा, पूछिए मत। हार्डली हैड आर लेफ्ट द हाउस, क्या होगा? हार्डली के साथ पेयर क्या था? क्या था? व्हेन, ये तो ऐसे इतनी बार पूछता है कि ऐसे याद आता है। हार्डली के साथ व्हेन, व्हेन इट बिगन टू रेन। रीड द सेंटेंसेस एंड फाइंड आउट व्हिच ऑफ द फोर कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। टू राइज अबव, पी से शुरू करें, पी से एक ऑप्शन, टू राइज अबव इज द व्हीकल ऑफ, टू राइज अबव इज द व्हीकल ऑफ, पी से शुरू होगा नहीं, कहानी खत्म। चलो, द पेन, क्यू से शुरू करके देखते, द पेन विच हैज हेल्प मैन, क्यू से कोई शुरू हो रहा है, इससे हो सकता है क्योंकि सब्जेक्ट है पेन, विच हैज हेल्प, सब्जेक्ट वर्ब इसमें आ रहा है, ये पार्ट ऐसा, इसमें सब्जेक्ट, सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट वर्ब तो होना ही चाहिए, तो इसका मतलब क्यू से तो शुरू हो ही सकता है। क्यू से दो ऑप्शन, एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, तो पहले इसी को पढ़ के देख लें। द पेन विच हैज हेल्प मैन, पी, टू राइज अबव, जहां तक भी ठीक है कि पेन ने मदद किया बढ़ने में। इज द व्हीकल ऑफ, चलिए अब यहाँ आ गया, इज द व्हीकल ऑफ, द पेन के लिए इज द व्हीकल ऑफ आर, ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज,
आर से वैसे ही खत्म नहीं होता कि ऑफ से खत्म करते सेंटेंस, ये तो गया ऐसे ही ऑप्शन होता है। तो बिल्कुल यही ऑप्शन परफेक्ट बन गया क्या, ए। ऑप्शन से ढूंढना रहता है ऐसे क्वेश्चन को। ये क्लियर था ना, ये ऑप्शन होगा। बोला कहीं जल्दबाजी में इधर से उधर क्वेश्चन बढ़ गया, ए होगा, क्योंकि क्यू से शुरू होना चाहिए था, क्यू में सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो इसको शुरू कहाँ से होना चाहिए था, यहीं से होना चाहिए था। व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ डाई, डाई क्या है, वर्ना, मरना वर्ब है, तो इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में करवा भी रखा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़िएगा उसमें करवा लिखवा ही रखा है इसका। डाई का क्या होगा, डाइड तो V2 ही है। डेड क्या है, एडजेक्टिव है। डेडली घातक, एडजेक्टिव तो ये भी यूज होता है। तो हम क्या लिखते हैं इसको, बस खत्म ही हो रहा है, 2 मिनट। यूज जो हम करते हैं डाई का, वो डेथ में, ठीक है, क्या हो जाएगा, डेथ, डेथ, क्लियर है। तो ये था आपका टेस्ट 29, टेस्ट 29। कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो हमेशा पूछते रहना है, क्योंकि कैट रिमाइंडी हमेशा आपके साथ है, आपके साथ हमेशा है, हमेशा आपकी मदद करेगा। हमेशा आपको कोई डाउट हो, कहीं किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमेशा पूछ लेंगे, ठीक है। अपना अपना ख्याल रखिएगा, मिलता हूँ नेक्स्ट टेस्ट में, टेस्ट नंबर 30 में। अपना अपना ख्याल रखना, जय हिंद।